anti-poverty measures. So in the last video we discussed the causes of poverty और उसमें हमने कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे जिनकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी जो है वो बढ़ी। तो उनमें से एक पॉइंट था कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनके टाइम पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी और उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हाई थी। तो ये जो लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से हमारे देश में गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही थी। कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत अच्छे से रोल प्ले किया, बहुत अच्छे से जो ग्रीन रेवोल्यूशन उसके रिजल्ट्स दिखे। तो ऐसी जगहों पे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ गई थी। वहीं जो स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, उन स्टेट्स में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बहुत बड़े लेवल पे नहीं निकल के आई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें दूसरे जो चीज़ें हैं, दूसरे जो काम हैं वो करने पड़े। एग्रीकल्चर में उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई। इसके अलावा हमने तीसरा पॉइंट जो है मेन डिस्कस किया था लैंड रिफॉर्म्स का, कि जो लैंड रिफॉर्म है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग गरीब हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन लोगों के पास नहीं है। तो ऐसे टाइम पे अगर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर सभी लोगों में ज़मीन सही तरीके से बांटी जाए, तो उससे बहुत सारे गरीब लोग जिनके पास ज़मीन है ही नहीं या बहुत छोटी ज़मीन है, उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है इस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इस लैंड रिफॉर्म की वजह से। बट वी सॉ कि ये चीज़ हुई नहीं। जो कुछ स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे लैंड रिफॉर्म को सही से नहीं लागू किया गया, या फिर कुछ स्टेट ऐसी थी जहाँ पे लैंड रिफॉर्म लाए ही नहीं गए। उसके बाद हमने जो सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जिनकी वजह से भी गरीबी बढ़ी है। अब इस वीडियो में हम एंटी पॉवर्टी मेजर्स की बात करने वाले हैं, मतलब कि कुछ वो मेजर्स, कुछ वो स्टेप्स जो कि गरीबी को हटाने के लिए किए गए। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी। अब अगर हम इंडिया को डेवलप करना चाहते हैं, उसको एक डेवलप्ड नेशन देखना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में जो पॉवर्टी है उसे हम ख़त्म करें। तो हमारी जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट गोल रहा है पॉवर्टी को रिमूव करना। The current anti-poverty strategy of the government is based broadly on two planks. तो अभी जो गवर्नमेंट है वो जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है पॉवर्टी को हटाने के लिए, वो दो प्लैंक्स पे, मतलब वो दो पायदान पे है। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला जो एक तरीके से प्लैंक है, या जो पहला एक पलड़ा है, वो है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की। जैसे जैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे, इसका मतलब लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो गरीबी कम होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करना मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह को एनकरेज करना, लोग जो हैं वो बिजनेस वगैरह खोलें, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आए। तो बेसिकली ये जो पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो ताकि लोगों को जॉब मिले, ताकि लोग पैसे कमा पाए। उससे क्या होगा, गरीबी घटेगी। दूसरा जो प्लैंक है वो है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। मतलब कि बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करके, मतलब आप जब पॉवर्टी को घटाना चाहते हो, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ इन जनरल हो गया कि पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे, पूरे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिससे सबको एक तरीके से फायदा होगा। बट टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स मतलब ये ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो कि एकदम पर्टिकुलरली गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। पूरे इंडिया के लिए इन जनरल ये प्रोग्राम नहीं है ये, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप के लिए हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है, जो गरीबी में जी रहा है, उसको उभारने के लिए ये टारगेटेड प्रोग्राम्स होंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years lasting up to the early 80s, there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. So मतलब कि अगर आप देखो अर्ली 80s तक, मतलब 1980s तक, और उससे पहले जो 30 साल है लगभग, मतलब इसमें क्या बोला गया है कि जो 30 साल थे शुरुआत के, जो कि 1980s तक चले, मतलब 1960 वाला पीरियड, 1970 वाला पीरियड और 1950 वाला पीरियड भी, और कुछ जो ईयर्स है 1980s के, तो 1950, 60 एंड 70। तो ये वाले जो पूरे 30 साल थे, इनमें क्या हुआ है, इनमें जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ है। पर कैपिटा इनकम मतलब कि अगर हमारे देश में जितनी भी इनकम कम रही है, जितने भी लोग इनकम कमा रहे हैं, अगर उसको हम जोड़ दें और जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके बीच में इक्वली बांट दें। फॉर एग्जांपल हमारे देश में 100 लोग हैं और हमारे देश में मान लो 1000 रुपए कमाए जाते हैं, तो इन
1000 रुपयों को अगर हम इन 100 लोगों के बीच में बांट दें तो एक पर्सन के हक में कितना पैसा आएगा, कितने रुपए आएंगे, तो वो चीज़ है पर कैपिटा इनकम। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है ये शुरुआती दौर में बहुत स्लो रेट से ग्रो कर रही थी, बहुत स्लो रेट से बढ़ रही थी और गरीबी बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही थी। Official poverty estimates, which were about 45% in the early 1950s, remained the same even in the early 80s. जो ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स थे, मतलब गवर्नमेंट जो डेटा निकालती है उसके हिसाब से 1950s के टाइम पे हमारे देश के पॉपुलेशन का 45% हिस्सा ऐसा था जो कि गरीब था और ये सेम परसेंटेज 1980s तक भी चली रही, मतलब कि 1980s में भी हमारे देश के 45% पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि गरीब थी। Since the 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. But 1980s के बाद से क्या हुआ, हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वर्ल्ड में सबसे तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाले देशों में से एक है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उनमें से हमारा देश ऐसा है, एक देश ऐसा है जो कि तेजी से ग्रो कर रहा है। The growth rate jumped from the average of about 3.5% a year in 1970s to about 6% during the 1980s and 1990s। और ग्रोथ रेट कैसे बढ़ा है? 1970s के टाइम पे हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 3.5% थी, मतलब कि हम 3.5% की तेजी से बढ़ रहे थे। बट ये जो रेट है वो बढ़ गया 1980s तक आते आते, वो क्या हो गया, 6% हो गया 1980s एंड 1990 में, कि हम 6% की रेट से बढ़ने लग गए, आगे ग्रोथ होने लग गई। द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। और ये जो हाई ग्रोथ रेट है इसका मतलब अब लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, लोग कमा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ कि जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुआ और पॉवर्टी डिक्रीज हुई। Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction। तो इससे बहुत क्लियर है ये चीज़ कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड जो पॉवर्टी है वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का अगेन मतलब क्या हुआ कि लोगों को पैसा ज़्यादा मिल रहा है हाथ में, सबकी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिकली, उन्हें अच्छी जॉब मिल रही है, वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और उनसे क्या होगा, गरीबी घटेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो गरीबी इससे घटेगी। तो इस तरीके से ग्रोथ रेट, मतलब हाई ग्रोथ रेट एंड पॉवर्टी में एक अच्छा कनेक्शन है। अगर ग्रोथ रेट कम होगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी, अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा तो पॉवर्टी घटेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करती है, वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ा देती है, लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और जब लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, लोग ज़्यादा जॉब कर पा रहे हैं, ज़्यादा बिजनेस कर पा रहे हैं, उससे उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है और जो भी चीज़ें उन्हें एक अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो लगा पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है वो अच्छा कमाने लग गया तो वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा, उनकी हेल्थ पे अच्छा खर्च करेगा, उससे क्या होगा, उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे, तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट हो रहा है उसका। दिस ऑल्सो इनकरेजेस पीपल to send their children, including the girl child, to school in the hope of getting better economic returns from investing in education। तो वही चीज़ कि जब किसी पर्सन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो अच्छा पैसा कमा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएगा, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को भी स्कूल भेज पाएगा। कई बार क्या होता है, जो ऐसे फैमिलीज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे क्या होता है कि वो फैमिली जैसे तैसे करके अपने बेटे को स्कूल भेजना प्रेफर करती है और अपनी बेटी को वो घर में रखते हैं। उन्हें लगता है कि बेटी तो अल्टीमेटली किसी और के घर जानी है, तो इसमें पैसा क्यों खर्च करना। तो वो कंडीशन ऐसी रहती है जहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, उस फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है। बट जब फैमिली के पास पैसा आ जाता है तो उन्हें लगता है कि चलो बेटी को भी पढ़ा लेते हैं, उसका भी एक तरीके से फ्यूचर अच्छा होगा और वो भी हमें रिटर्न देगी, वो भी कमाएगी, वो भी अपने पैरों पे खड़ी होगी। तो इस तरीके से जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बल्कि अपने गर्ल चाइल्ड को भी वो पढ़ाते हैं। However, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunities created by economic growth। अब क्या होता है कि भले ही देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, बट फिर भी जो गरीब आदमी है उसको डायरेक्ट एडवांटेज, मतलब सीधे तौर पे वो इस बढ़ती हुई ग्रोथ का फायदा नहीं उठा पाता। मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशंस। वहीं अगर हम ग्रोथ की बात करें तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि
मान लो जैसे ये ए ग्रुप है जो कि बहुत अमीर है, ठीक है, ये रिच ग्रुप है, और यहाँ पे बी ग्रुप है जो कि ज्यादा रिच नहीं है, ये पुअर है। अब पहले क्या होता था, सिनेरियो वन क्या है, वहां पे ए जो है वो कितना कमा रहा है, वो मान लो 1,000 रुपए ओवरऑल कमा रहे हैं, मतलब कि ये जो ए ग्रुप है वो मिलके 1,000 रुपए कमा रहा है, और बी जो है वो मिलके मान लो 20 रुपए कमा रहा है, ठीक है। ये है, इन दोनों का अब हम टोटल करेंगे तो मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, मतलब ऐसे ही पैसे के टर्म में आप एग्जांपल समझ लो। मान लो कितना इनकम हो रहा है टोटल इनका, 1,020 रुपए, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसा समझ लो जैसे ग्रोथ कितनी हो रही है, 1,020 रुपए की इनकम है। अब अगले साल क्या हुआ, अगले साल या सिनेरियो वन में, सिनेरियो टू में क्या हुआ कि ये जो ए ग्रुप है वो कितना कमाने लग गया, वो अब 2,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। और बी ग्रुप कितना कमा रहा है, वो अभी 30 रुपए कमा रहा है बस, ठीक है, 20 से उसकी ग्रोथ हुई है 30 की। तो अब अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल कितना हो गया, 2,030 रुपए। टोटल ग्रोथ देखो, टोटल ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हुई है, टोटल ग्रोथ तो 1,020 से 2,030 रुपए हो गई, मतलब कि टोटल 1,010 रुपए का जो मुनाफा है या जो इंक्रीज है वो हुआ है। बट जो गरीब लोग हैं उनके में मुनाफा देखो आप, उनको उनके में कितना इंक्रीज हुआ, उनके में सिर्फ 10 का इंक्रीज हुआ है। टोटल ओवरऑल तो 1,010 का इंक्रीज हुआ है, बट वो जो 1,010 का इंक्रीज है वो ज्यादातर किसकी वजह से हुआ है, ए ग्रुप की वजह से हुआ है। तो हमें ऊपर से देखने में क्या लग रहा है, जब हम डिटेल में नहीं देख रहे, जब हम ये नहीं देख रहे कि जो ग्रोथ है वो ए ग्रुप की हुई है या बी ग्रुप की, जब हम ये चीज नहीं देख रहे तो हमें ऊपर ऊपर से देखने से क्या लग रहा है कि भाई ग्रोथ हुई है। टोटल 1,020 कमाए जाते थे पहले और अब 2,030 कमा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कौन कितना कमा रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ओवरऑल इन टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमें देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि इंक्रीज हुआ है। बट जैसे ही हम डिटेल में देखने लगेंगे कि भाई इस जो 1,010 रुपए का इंक्रीज हुआ है इसमें से किस पर्सन ने या किस ग्रुप ने कितना कमाया, तो हमें देखने मिला कि भाई ए ग्रुप ने तो बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, उसकी इनकम में तो बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है या इंक्रीज हुई है। बट जो बी ग्रुप है उसके में तो बहुत कम ग्रोथ हुई है। इसका मतलब जो गरीब आदमी है उसे सीधे सीधे तौर पे इस बढ़ती हुई ग्रोथ का फायदा नहीं मिल रहा है। मतलब कि 1,020 से, या यहाँ पे देखो जो ए ग्रुप है वो 1,000 रुपए कमा रहा था, तो कुछ ऐसी कंडीशंस आई, कुछ ऐसा हुआ, मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, नई टेक्नोलॉजी आई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह हुई, तो इन सभी की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, जो ये अमीर लोग हैं जो ऑलरेडी ए ग्रुप था उसको फायदा हुआ, और उन सभी पॉलिसीज की वजह से, उस पूरी ग्रोथ की वजह से जो ये ग्रुप है उसने इतना कमा लिया, ठीक है। बट उस पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ का इस बी ग्रुप को डायरेक्टली फायदा नहीं हुआ। ग्रोथ उनके में भी हुई है बट उतनी ज्यादा नहीं हुई। वो जो जिन चीजों का फायदा ये ए ग्रुप उठा पाया है उस चीज का फायदा उतने बड़े लेवल पे बी ग्रुप नहीं उठा पाता। तो गरीबों के लिए ये भी एक दिक्कत रहती है। हाँ, उनकी ग्रोथ हो रही है डेफिनेटली, पॉवर्टी कम हो रही है, बट जिस लेवल से अमीर इंक्रीज कर रहे हैं उस लेवल से गरीब उनकी इनकम इंक्रीज नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो गरीब आदमी है वो डायरेक्ट रूप से इस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का, इस इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा नहीं ले पाता। और यहाँ तक कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें तो बहुत ही कम ग्रोथ है। मतलब जो खेती बाड़ी वाला सेक्टर है उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती, वो तो एक्सपेक्टेशन से भी नीचे वहां पे ग्रोथ होती है। This has a direct bearing on poverty as a large number of poor people live in villages and are dependent on agriculture। और इस चीज का सीधा असर पड़ता है गरीबों के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं और वो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो मतलब कि क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है तो फिर भी लार्ज चंक ऐसा रहेगा हमारी पॉपुलेशन का जो कि ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है और एग्रीकल्चर में ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो अल्टीमेटली वो जो पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो बहुत आसानी से पॉवर्टी से बाहर नहीं हो पाएगा। इन दीज सर्कमस्टेंसेज देयर इज अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब ऐसे केस में हमें ज़रूरत है कि हम उस ग्रुप पे टारगेट करें जो कि सफ़र कर रहा है। इतनी ग्रोथ होने के बावजूद भी ये जो ग्रुप है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, या ऐसे ग्रुप्स जो कि नहीं उभर पा रहे हैं, जो कि पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें ज़रूरत है कि हम बहुत टारगेटेड प्रोग्राम रखें एंटी पॉवर्टी का। मतलब गरीबी को हटाने के लिए हम बहुत टारगेटेड प्रोग्राम रखें।
Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly, some of them are worth mentioning. वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गरीबी को हटाने के लिए चलाई जा रही हैं, बट उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि यहाँ पे मेंशन करनी ज़रूरी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से पहली स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो ये जो एक्ट है, ये जो स्कीम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कोरोना के टाइम में भी ये जो स्कीम है मनरेगा, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बहुत सारे लोगों को काम देने में, उनकी लाइफ को बचाने में। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जा रही है। तो इसमें क्या है, इट एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। तो ये जो स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है, ये नाम से ही पता चल रहा है आपको रूरल एरिया के लिए है और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए है। तो इसमें क्या किया जाता है कि हर एक हाउस होल्ड को कम से कम मतलब 100 दिन की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है, कि मतलब हम आपको 100 दिन का काम पक्का देंगे और उस 100 दिन के काम के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे। 100 दिन मतलब लगभग 3 महीने उनको काम मिलेगा। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अलग अलग तरीके की होती है। उनमें से एक अनएम्प्लॉयमेंट थी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि साल का कुछ टाइम ऐसा रहता है जिसमें लोगों को काम नहीं मिलता है। तो ये जो मनरेगा है या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसको शॉर्ट में मनरेगा कहते हैं। तो ये जो एक्ट है, ये जो प्रोग्राम है, ये लोगों को उस टाइम पे मदद कर सकता है जब लोगों के पास जॉब नहीं है, तो थोड़े टाइम के लिए ही सही, बट लोगों को एक सहारा जरूर मिलता है। It also aimed at sustainable development to address the cause of drought, deforestation and soil erosion. तो ये जो एक्ट है, ये क्या करता है, ये लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट देने में भी हेल्प करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये भी हम देख चुके हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही शॉर्ट में। तो ये जो एक्ट है, ये प्रोग्राम क्या एम करता है कि जो ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन एक तरीके से देने की कोशिश करता है, उनको कोप करने की कोशिश करता है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। 1/3 ऑफ द proposed जॉब्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर women। अब ये जितनी भी जॉब्स हैं इस प्रोग्राम के अंडर, उनमें से 1/3 जॉब्स जो हैं वो औरतों के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं, कि जितनी भी वैकेंसी होगी उसका 1/3 हिस्सा हम औरतों को देंगे। The scheme provided employment to 220 crore persons, days of employment to 4.78 करोड़ हाउसहोल्ड्स। तो ये जो स्कीम है, इसके थ्रू लगभग 220 करोड़ लोगों को, मतलब इतने दिन का काम मिला है। 220 करोड़ परसेंट डेज का काम मिला है। परसेंट डे मतलब कि नॉर्मली एक दिन में जो वर्किंग आवर्स होते हैं, मान लो 7 घंटे 8 घंटे, तो जो 220 करोड़ परसेंट डेज का उनको काम मिला है। और कितने लोगों ने ये 220 करोड़ परसेंटेज का काम किया है, एक तरीके से कितने लोगों को ये काम प्रोवाइड किया गया है, लगभग 4.78 करोड़ हाउस होल्ड को। तो लोग भी नहीं, हाउस होल्ड की बात की जा रही है, मतलब आप यूं समझ लो लगभग 4.78 करोड़ फैमिलीज को मदद मिली है इसके थ्रू। The share of SC/ST women person days in the scheme are 23%, 17% and 53% रिस्पेक्टिवली। अब अगर हम बात करें इन 220 करोड़ परसेंटेज में से, लगभग 23% जो परसेंटेज हैं वो एससी लोगों को ने काम किया है, मतलब कि इन 220 परसेंटेज में से, 220 करोड़ परसेंटेज में से 23% जो घंटे हैं या परसेंटेज हैं वो एससीज द्वारा किए गए हैं। इसका 17% जो हिस्सा है वो एसटीज का है, मतलब कि इन 220 करोड़ परसेंटेज में से 17% जो हिस्सा है वो एसटीज ने काम किया है। आप उतने घंटे निकाल लो, मतलब सॉरी घंटे नहीं, उतने परसेंटेज निकाल लो कि 220 का 17% कितना होगा। तो जितना डेज आएंगे, जितने परसेंटेज आएंगे, उसका मतलब कि उतने परसेंटेज एसटी ने काम किया है, एससीज ने काम किया है। और 53% जो इन घंटों में से, इन डेज में से जो 53% हिस्सा है वो किसका है, वो औरतों का है। मतलब कि 220 करोड़ परसेंट डेज में से 116.6
करोड़ % डेज ऐसे हैं जिसपे कि औरतों द्वारा काम किया गया है, जो औरतों ने काम किया है। The average wage has increased from 65 in 2006-7 to 132 in 2013 to 14। जो एवरेज वेज मिलती थी लोगों को, मतलब दिन के हिसाब से जो रुपए मिलते थे, वो 2006-7 में ये 65 थे। अब 2013-14 में ये बढ़ के 132 हो गए हैं। Recently, in March 2018, the wage rate for unskilled manual workers has been revised. State-wise, the range of wage rate for different states and union territories lie in between 281 per day for the workers in Haryana to 168 per day for the workers in Bihar and Jharkhand। तो इसमें क्या बताया गया है कि मार्च 2018 में ये जो रेट है, वेज रेट है, वो रिवाइज किया गया था। अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स कौन होते हैं? अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स मतलब ऐसे लोग जो जिनके पास कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है, जैसे कि कोई डॉक्टर है, उसके पास पूरा प्रोफेशन है, उसको लोगों को ठीक करना आता है। कोई मान लो प्लेयर है, उसको खेलना आता है, उसके पास कोई स्किल है कुछ खेलने की। वही मान लो कोई कॉबलर है, उसको पता है, उसके पास स्किल है कि किस तरीके से जूते वगैरह ठीक करते हैं। मतलब कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स मतलब ऐसे लोग जिनके पास कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है, वो बेसिकली मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो मैनुअल वर्क कर रहे हैं, इन लोगों की जो वेज है वो रिवाइज हुई थी 2018 में। हमने देखा कि भाई 2006-7 में 65 रुपीज थी, 13-14 में 132 हो गई और 2018 में ये बढ़ गई। तो अगर हम स्टेट वाइज करें, हर एक स्टेट का अपना वेज रेट है, तो अगर हम स्टेट के हिसाब से देखें तो ये जो रेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कुछ स्टेट्स में जैसे कि हरियाणा है, वहाँ पे 281 पर डे के हिसाब से जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें वेज मिलती है। वहीं बिहार एंड झारखंड में जो वेज है वो लगभग 168 पर डे मिलती है। तो सबसे ज़्यादा आप समझ सकते हो 281 है और सबसे कम 168 है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेज रेट देखने मिलती है, बट ये जो 132 है उससे आपको ज़्यादा ही देखने मिलेगी, रिवाइज हुई है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY। अब दूसरी जो स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर जो रोजगार योजना। ये अनदर स्कीम है विच वाज स्टार्टेड इन 1993। ये मनरेगा से भी पुरानी है, ये 1993 में शुरू की गई थी। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। तो इस स्कीम का क्या एम है कि जो ऐसे लोग हैं जो थोड़ी एजुकेशन है उनके पास, जो कि उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली है, डिग्री वगैरह हासिल कर ली है, बट वो अनएम्प्लॉयड है, उनको अभी काम नहीं मिला है। तो ऐसे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, उनको उनके खुद के पैरों पे खड़ा करना, उनका बिजनेस वगैरह खुलवाने के लिए उनको एनकरेज करना, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना रूरल एरिया में और स्मॉल टाउन्स में। ऐसे एरिया में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, उनको अपॉर्चुनिटी देना इस स्कीम का एम है। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। तो इन लोगों को इस स्कीम के थ्रू क्या किया जाता है, छोटे छोटे बिजनेस और इंडस्ट्रीज को शुरू करने में मदद की जाती है। उसके बाद है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। और ये जो प्रोग्राम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये 1995 में शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम का एम क्या है कि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो जनरेट की जाएं, क्रिएट की जाएं रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन में। तो ये भी लगभग इसी की तरह है, ये जो स्कीम है ये PMRY की ही तरह REGP है, क्योंकि इसमें भी रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने की बात की जा रही है कि लोग अपने दम पे जो हैं वो खड़े हों, वो अपना बिजनेस वगैरह जो है शुरू करें। A target for creating 25 lakh new job has been set for the program under the 10th 5-year plan। इस प्रोग्राम के अंडर, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर, ये एम किया गया इसके 10th 5-year प्लान में कि लगभग 25 लाख लोगों को नई जॉब्स दी जाएंगी। इनका एम था कि हम इतनी जॉब्स तो देंगे। द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY was launched in 1999। अब जो चौथा जो ये प्रोग्राम है ये है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसमें भी आप नाम से देख सकते हो, स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। So the program aims at bringing the assisted poor families above the poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidy। तो SGSY के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो पुअर फैमिलीज है, जो गरीब परिवार हैं, उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने की कोशिश की जाती है। कैसे?
उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब कि सारे लोगों को एनकरेज किया जाता है, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब फैमिलीज हैं, उनको एनकरेज किया जाता है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? एक तरीके से आपने भी देखा होगा कमिटी वगैरह होती है ना, कमिटी के पैसे डालने हैं, तो उस तरीके से मतलब कुछ लोग हैं वो एक साथ मिले, उन्होंने क्या किया, उनके पास जितनी भी सेविंग है वो थोड़ी थोड़ी सेविंग जमा करते जाएंगे सारे लोग मिलके, ठीक है। अब इस सेविंग में से, इनमें से ये लोग धीरे धीरे करके जो भी पैसा है वो बचा बचा के एक साथ सेव कर रहे हैं। अब इनमें से किसी को मान लो अपना घर ठीक करवाना है, रिनोवेशन करवानी है, घर की बहुत हालत खराब है, तो वो जो पर्सन है वो इस कमिटी से, इस ग्रुप से लोन ले लेगा और धीरे धीरे सस्ते दामों पर उस लोन को चुकाता रहेगा। तो ये एक तरीके से इन लोगों ने खुद ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, अपना एक ग्रुप बना लिया, जिसमें लोग अपनी बचत को डालेंगे। सारे लोग जो जो अपनी सेविंग है उसको एक जगह पे लाके सेव करेंगे और लोगों को लोन के रूप में मदद करेंगे। और ये जो लोन है ये बहुत सस्ते रेट पे देते हैं ये लोग, क्योंकि खुद ही एक दूसरे को ही तो दे रही है। इन लोगों ने क्या किया, 4 लोग थे, 4 फैमिलीज थे, पड़ोसी थे आसपास के, उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी सेविंग्स जोड़ने लग गए और इन चारों में से जिसको भी पैसों की जरूरत थी उसको लोन दे दिया। और लोन जो है बहुत सस्ते दामों पे, कम रेट पे दिया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत एक तरीके से बहुत लूज रहती हैं, बहुत ज्यादा टाइट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं रहता। तो जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसके थ्रू जो गरीब लोग हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं और बैंक क्रेडिट की मदद से वो गरीबी से बाहर आ सके। मतलब कि अगर उनको छोटा मोटा काम शुरू करना है तो वो बैंक से क्रेडिट ले सकें। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसका फायदा इन लोगों को मिल सके। तो इस स्कीम के थ्रू क्या क्या काम होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज के थ्रू लोगों को गरीबी से निकालने की कोशिश होती है। Under the Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (PMGY) launched in 2000, additional central assistance is given to states for basic services such as primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water, and rural electrification. तो 2000 में शुरू किया गया था ये प्रोग्राम। ये है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसमें क्या है, इसमें जो स्टेट्स हैं उनको एडिशनल पैसा दिया जाएगा सेंटर के थ्रू। मतलब हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसा देगी, एक्स्ट्रा पैसा देगी, ताकि वो जो सर्विसेज है, बेसिक सर्विसेज है, वो अपने इलाकों में प्रोवाइड करा सके। बेसिक सर्विसेज जैसे कि प्राइमरी हेल्थ हो गई, प्राइमरी एजुकेशन हो गया, रूरल शेल्टर जो है मतलब लोगों को रहने की जो जगह है वो मिल जाए, गांव में जो लोगों को पीने का पानी है वो सही मिल जाए, गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, बिजली जो है वो गांव तक पहुंच जाए। इन सभी बेसिक चीजों के लिए जो सेंटर है वो स्टेट को पैसा देती है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, पीएमजीवाई के अंतर्गत। अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम इज अंत्योदय अन्न योजना, AAY, अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये जो अंत्योदय अन्न योजना है, ये डेफिनेटली इसके नाम से हम देख सकते हैं अन्न के बारे में, मतलब कि लोगों को फूड प्रोवाइड करने से रिलेटेड है, बट इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। द रिजल्ट्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। अब हमने कुछ जो प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है वो पढ़ी, हमने मनरेगा की बात की, हमने उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना की बात की, उसके बाद ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम देखा हमने, उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और एंड में हमने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना देखा, और लास्ट में अंत्योदय अन्न योजना भी थोड़ा सा डिस्कस किया। तो बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें से हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स का जिक्र किया। अब इन स्कीम्स का रिजल्ट एकदम 100% नहीं आया है, मिक्स हुआ है, मतलब कि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव असर हमें देखने मिला है। One of the major reasons for less effectiveness is the lack of proper implementation and right targeting. So एक रीजन जिसकी वजह से ये जो प्रोग्राम्स है ये बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा पाए, उसका कारण ये है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मतलब कि इन स्कीम्स को, इन प्रोग्राम्स को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। मतलब मान लो जैसे मनरेगा है, उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घपला कैसे करते हैं कि वो लोग नकली लोगों के नाम पे वो काम दे देते हैं। मतलब वो असली लोगों को काम नहीं दे रहे, ऐसे ही रैंडम लोगों का नाम उन्होंने रजिस्टर में चढ़ा दिया है और पैसा वो अपने अकाउंट में ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो गरीब लोग हैं उनको वो मान लो काम तो दे रहे हैं, उनको वेज भी दे रहे हैं, अकाउंट में उनके वेज दे रहे हैं, बट उनको कह रहे हैं कि हमने तुम्हें इतना पैसा दिया, अब इसका मान लो आधा % तुम हमें कैश दो। इस तरीके से जो गड़बड़ घोटाला है वो हो रहा है। मतलब कि जो इनके इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से नहीं होता। जो पैसा स्कीम्स के लिए, प्रोग्राम के लिए आता है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर्स वगैरह है, वो खुद ही
इस पूरे प्रोसेस में वो यूज़ कर जाते हैं, जो अल्टीमेट पॉपुलेशन है, जिस तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए, वहाँ तक सही से नहीं पहुँच पाती। तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी दिक्कत है। मोरओवर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, और इसके साथ-साथ बहुत सारी स्कीम्स की वजह से कन्फ्यूजन है, बहुत सारी स्कीम्स ओवरलैप कर रही हैं। मतलब सेम चीज़ जो है वो एक स्कीम प्रोवाइड करा रही है, दूसरी स्कीम भी सेम चीज़ प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, जैसे अभी हमने 2 स्कीम्स यहाँ पे देखी। ये जो आरईजीपी है, वो भी लगभग सेम काम कर रही है जैसे कि ये पीएमआरवाई कर रही है। तो मतलब ओवरलैप हो रहा है, लोगों को कन्फ्यूजन होती है। जो लोग हैं वो सारी चीज़ों को सही से नहीं समझ पाते। ठीक है, तो स्कीम्स तो हैं, प्रोग्राम्स तो हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है, बहुत सही से नहीं हो पा रहा है। ओवरलैपिंग है स्कीम्स की, सेम चीज़ एक स्कीम प्रोवाइड करा रही है, दूसरी स्कीम भी सेम चीज़ प्रोवाइड करा रही है। एक स्कीम कुछ कह रही है, दूसरी स्कीम कुछ और कह रही है, तो कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में। Despite good intentions, the benefit of these schemes are not fully reached to the deserving poor. अब ये जो स्कीम्स है वो भले ही एक अच्छी भावना से शुरू की गई हों, इनका जो एम है, जो मकसद है वो अच्छा रहा हो शुरू करने का, बट जो इनका एक्चुअल एम है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। जो इनका मकसद था इन स्कीम्स को शुरू करने का, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। जिस तरीके से पहुंचना चाहिए था या जितने बड़े लेवल पे लोगों को असर करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। Therefore, the major emphasis in recent year is on proper monitoring of all the poverty alleviation programs, और इसीलिए अभी क्या किया जा रहा है कि ये जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह शुरू किए गए थे उनको अब प्रॉपर मॉनिटर किया जा रहा है। मतलब आपने स्कीमें तो शुरू कर दी, प्रोग्राम तो शुरू कर दिए, बट पता ही नहीं वो सही से काम भी कर रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, इस दिक्कत को दूर करने के लिए अब क्या किया जा रहा है, अब मॉनिटरिंग पे फोकस किया जा रहा है कि जो भी हमने प्रोग्राम स्कीम चलाई है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, कितने अच्छे से तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रही है, कितने लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो पूरी मॉनिटरिंग है अब की जा रही है, जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, एलिवेशन मतलब पॉवर्टी को हटाने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, गरीबों की हालत को सुधारने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, अब उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। मतलब नई स्कीम्स और प्रोग्राम्स निकालने का क्या फ़ायदा जब आप पुराने को ही सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए मॉनिटरिंग हो रही है, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो और लोगों तक पहुँचे।